रविशंकर प्रसाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उनसे बात की है हमारे सहयोगी अखिलेश ने। 17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके हुए थे, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अब आखिरकार इस मामले में अदालत का फैसला आया है। बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर से लेकर इसमें सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो फैसला आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अदालत ने कहा कि जो सबूत थे वो नहीं जुटा पाए और इसलिए एक तरह से कहा जाए कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया गया है। देखिए, मैं इस फैसले को एक साधारण फैसला नहीं समझ, ऐतिहासिक है। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, देखा है आपने। जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसी समय भगवा आतंकवाद की बात कही गई थी। ये किसने कहा था? चिदम्बरम साहब ने। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे, दोनों गृह मंत्री थे। और जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर के साथ बदसलूकी की गई, अब आप सोचिए, किसी को आप कई दिन तक पीटते हैं, बेल्ट से मारते हैं, वो एक साध्वी है। कर्नल पुरोहित बहुत, मतलब क्या बताऊं, बड़ा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सेना का अधिकारी था। उसको काफ़ी प्रशंसा मिली थी। आप पकड़ के फंसाते हैं क्योंकि आपने एक नैरेटिव बनाया भगवा आतंक का। और सिर्फ चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे ने भी नहीं कहा, नहीं कहा। राहुल गांधी ने, जो मिस्टर त्रिमूर्ति थे अमेरिका के एम्बेसडर, उनको क्या कहा था? वो भी विकीलीक पे है कि भगवा आतंकवाद लश्कर तैयबा से अधिक चिंताजनक है। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं ना। एक तरफ ये पक्ष हुआ, दूसरी तरफ चाहे वो अजमेर ब्लास्ट हो, चाहे वो बाकी हैदराबाद का ब्लास्ट हो, हुजी के लोग पकड़ाए थे, सबको छोड़ दिया गया। ये दोनों साथ चलता था। अब थोड़ा इसको आगे ले चलते हैं। अमित शाह को इश्रत जहां केस में फंसाया गया था कि नहीं, याद है ना आपको? वो जेल गए कि नहीं? 1 साल तक उनको बेल नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो कहा 1 साल तुम तड़ीपार रहोगे, गुजरात नहीं जाओगे। गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा। मैंने पूरे इस केस को एग्जामिन किया है। देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट अमित शाह जी। देखिए आप, तो जब ये चलता है ना पूरा, उस दृष्टिकोण में जब ये निर्णय आता है, तो जब आप झूठ की बुनियाद पर कोई प्रोसिक्यूशन केस बनाते हैं तो उसका तो हर्ष होना ही है ना, ये मैं कहना चाहूंगा। इसीलिए भगवा आतंक एक षड्यंत्र था जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और आज वो विफल हो गया। तो क्या आप इसीलिए इस फैसले को ऐतिहासिक कह रहे हैं? क्योंकि ये जो एक लगातार आरोप उस जमाने में लगाया गया कि भगवा आतंकवाद, और ये कहा गया कि आतंकवाद में देखिए जो हिंदुत्व से जुड़े लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, और एक तरह से बीजेपी आरएसएस को सबको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया था। आपको तो मालूम ही होगा, फिर कहूंगा, अनुभवी पत्रकार हैं। संघ के कुछ पदाधिकारियों का नाम नहीं फंसाया गया था, याद है कि नहीं याद है आपको? अजमेर। अब तो साहब, इसमें लोगों ने गवाही में कहा है कि हमको पीटा गया कि संघ के और भाजपा के बड़े नेताओं का नाम ले लो। उन्होंने कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पे कह दिया। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि उनको भाजपा की ग्रोथ से परेशानी थी, तो किसी प्रकार से भगवा आतंकवाद को स्थापित करो और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी फंसाओ। आपने देखा होगा, आपने 13 घंटे उनको इंट्रोगेट किया, नरेंद्र मोदी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। बाद में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाई, कुछ नहीं पाया। तो कहने का मतलब क्या है? इसीलिए मैं इस मालेगांव मामले को एक बड़े क्षितिज पे देखता हूं। लेकिन हाँ, चिंता की बात मेरी दूसरी है कि आप एक सेना के बहादुर अधिकारी और उनके सहयोगियों के साथ भी ये मजाक कर सकते हैं, ये क्रूर षड्यंत्र कर सकते हैं। एक साध्वी के खिलाफ आप इस तरह का अमानवीय अत्याचार कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि क्या सोच रही होगी कि अगर मान लीजिए जैसे कि आज अदालत के फैसले में स्पष्ट हो रहा है कि
कोई सबूत नहीं है, बरी कर दिया गया। जो मोटरसाइकिल की बात कही गई उसका कोई ना इंजन नंबर मिला, ना चेसिस नंबर मिला, कुछ नहीं मिला, उनका प्रज्ञा ठाकुर से कोई संबंध नहीं मिला। और हमें याद है कि जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था भोपाल से, वो जीत कर आई भी, सांसद बनकर के आई, तो भी लगातार बीजेपी को इस बात के लिए आलोचना की गई कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिनके ऊपर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप है। अंग्रेजी का एक शब्द है ना, हु केयर्स। ये आरोप किसने लगाया था? क्योंकि प्रज्ञा जी ने दिग्विजय सिंह को हराया था, याद है कि भूल गए आप? और दिग्विजय सिंह भगवा आतंक के सबसे बड़े पैरोकार थे। जो वो कौन सज्जन है, उनका नाम नहीं लूंगा, जिसको उन्होंने कहा था कि वो बहुत समाज सेवा करता है, जो आजकल मलेशिया में भागा हुआ है, याद है ना आपको? जाकिर नायक जी। तो क्या इसका जवाब दिया जाए? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आप अपने क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए कहां तक गिरेंगे, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तो अगर दूसरी बात है, आपको प्रूफ, तो अब आप देखिए, बेचारी उसकी मोटरसाइकिल को आपने चिपका दिया, एविडेंस किया नहीं। एक बहुत बड़े कर्नल पुरोहित को आपने फंसा दिया, कोई एविडेंस है, उसके यहाँ आरडीएक्स मिला, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये तो इन लोगों का हाल है कि ये लोग फंसाने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। एक विषय याद आया आपको? याद है कि जब इशरत जहां का एफिडेविट चल रहा था, तो पिल्लई साहब थे होम सेक्रेटरी, तो एफिडेविट फाइल हुआ था कि वो लश्कर तैयबा के एजेंट हैं। और मैंने प्रेस किया था इस पर, चिदम्बरम साहब ने कहा नहीं इसको काट दो, याद है आपको? बड़ा हंगामा हुआ था, याद है कि नहीं? ये इन लोगों का हाल है, इस तरह से इंटरफेयर करते थे। वो मणि जो गृह विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी था, उसने सारी बातें रिकॉर्ड पर कही है, कितना अत्याचार किया, उसको डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो फंसाना है तो फंसाना है बस। और अभी चिदम्बरम का 2 दिन से स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान को लेकर करके कि ये पाकिस्तानी इसका क्या प्रमाण है, और उनका भगवा आतंकवाद, तो इसमें तो एक लिंक दिखाई पड़ता है ना। और मैं आज आपके चैनल पर एक बात कहूँगा, जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, तो सन्यासियों का रंग क्या होता है? चोले का भगवा है ना। जब भगवान कृष्ण महाभारत में रथ लेकर निकले थे, उस पर कौन झंडा था? भगवा था ना। तिरंगे में भगवा है ना। तो भगवा तो एक सम्मान का, भारतीय संस्कृति संस्कार का प्रतीक है, और उसको आपने कह दिया भगवा आतंकवाद। बहुत ही गैर जिम्मेदार नतीजे। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए इस पूरे मामले पर, और जो लोग इतने प्रताड़ित किए गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही ये भी सवाल उठेगा कि जो जांच हुई या जिस तरह से कोशिश की गई फंसाने की, उसके लिए जो जिम्मेदार है उनको भी सजा मिले। बिल्कुल। जो इस तरह का षड्यंत्रकारी इन्वेस्टिगेशन किया कि सच को नहीं पकड़ना है, कुछ को फंसाना है भगवा आतंकवाद के नाम पर। तो देखिए, एक कहावत आप जानते हैं ना कि सच्चाई अपने आप सामने चली आती है। जब जज के सामने सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तो उसने देखा सब। लेकिन रवि जी, एक सवाल ये भी तो है कि वहाँ पर उसमें जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, तो वो भी तो न्याय का इंतजार उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। इसमें मामले में न्याय तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मेरी सहानुभूति है, लेकिन किसी को न्याय देने के लिए किसी दूसरे को फंसा दें क्या? कि साध्वी को उठा के वहां से ले आए? कर्नल पुरोहित जो लड़ रहा था आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में, आज आपके चैनल पर ही आया था, उसका एक कैप्टन क्या तारीफ कर रहा था उनके साहस की। तो आप ऐसे काम करेंगे क्या? क्योंकि इनको कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने बड़ा एक आर्मी का और साध्वी प्रज्ञा का और ये सब का एक लगाया कि मोटरसाइकिल से बम आया, ना मोटरसाइकिल का पता, ना आरडीएक्स का पता, तो केस तो टूटना ही था। ये बात है। और याद करिए कि ये जो पूरा समझौता एक्सप्रेस था, इसमें सिमी के 2 लोग का नाम आया था कि नहीं आया था? एक नाम हट गया। हुजी में आया था कि नहीं आया था? हैदराबाद में आपके अजमेर में आया था कि नहीं आया? एक हट गया। तो जब आप राजनीतिक कारणों से इस तरह काम करेंगे तो ये तो होना ही है ना। हाँ, बिल्कुल। आखिर में जब जिन लोगों ने पिटीशन की थी इस मामले में, वो ये कह रहे हैं कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वो इसको ऊंची अदालत में चुनौती देंगे। ये उनका अधिकार है, जाएं, ये उनका अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन जो मैंने इस केस का पहले भी एग्जामिन किया था, प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित हो या उनकी टीम हो, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जो कानूनी रूप से उचित हो। बात समझिए। तो इस तरह से ये लोग अन्याय कर रहे थे, तो अन्याय कभी न कभी न्याय देता है,
आज न्याय मिला है। इसलिए भगवा आतंकवाद की बात बंद करिए और राहुल जी, सोनिया जी, माफी मांगिए। शुक्रिया आपका रवि जी। तो रविशंकर प्रसाद स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो फैसला आया है ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि यूपीए की ओर से जो कोशिश की गई थी भगवा आतंकवाद का एक तरह से षड्यंत्र करने की, वो एक्सपोज हुआ है और इसलिए वो मांग भी कर रहे हैं कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।